Hello dear students, hope all of you are fine. You are watching this video on our YouTube channel SD School Online Education. I am your science teacher Neeraj. Today we will read remaining chapter 5 separation of substances. In previous video we have discussed some methods of separation of substances. Now we will read remaining methods of सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. लेट्स स्टार्ट. सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए लास्ट मेथड जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो था सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन. तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं तली में, और हम जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं इजीली. अब सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि कई बार जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने पतले होते हैं, इतने फाइनर पार्टिकल्स होते हैं कि वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाते. जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी तो पानी में जो मिट्टी होती है वो इजीली थोड़ी देर में मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है और वो पानी साफ़ हो जाता है हमारे पास. लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पानी होता है वो मडी वाटर होता है, एकदम गंदला पानी होता है, और वो इजीली उसमें जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो आसानी से नीचे नहीं बैठ पाते. क्यों ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मिट्टी के पार्टिकल्स उस पानी में है, जो मडी वाटर है, जो गंदला पानी है, उसमें वो मिट्टी के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इसलिए वो नीचे नहीं बैठ पाते. तो ऐसे मडी वाटर को हम साफ़ करने के लिए क्या करते हैं जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे हों, जैसे मडी वाटर. तो ऐसे वाटर को हम क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फिटकरी डाल देते हैं. फिटकरी से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स मिट्टी के थे पहले, जो बहुत छोटे थे और वो हल्के थे इसलिए नीचे नहीं बैठ पा रहे थे, नीचे सेटल डाउन नहीं हो पा रहे थे, जब हम उनमें फिटकरी डालते हैं तो वो डिजोल्व हो जाती है वाटर में, और जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ वो अटैच हो जाती है. तो जैसे ही उनके साथ अटैच होगी तो फिटकरी के पार्टिकल्स प्लस मिट्टी के पार्टिकल्स, तो वो जो पार्टिकल्स पहले छोटे थे अब वो बड़े हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, इसलिए वो मिट्टी के पार्टिकल्स अब नीचे बैठने लग जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और हमारे पास ऊपर प्योर वाटर बच जाएगा. उस वाटर को हम अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे. तो ये था सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन. नेक्स्ट मेथड इज़ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हम जो दो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम किसी फ़िल्टर का यूज़ करते हैं. किसी फ़िल्टर में से उनको पास करवाते हैं और एक सब्सटेंस के पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं उस फिल्टर के ऊपर, और दूसरे जो सब्सटेंस के पार्टिकल हैं वो नीचे चले जाते हैं. दूसरा सब्सटेंस हमारे पास सेपरेट हो जाता है. अब इसके लिए हम क्या करते हैं, फ़िल्टर का यूज़ करते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि जब चाय बनाते हैं तो उसमें हम छलनी का यूज़ करते हैं. वो छलनी क्या है, वहाँ पे किसका काम कर रही है, वो फ़िल्टर का काम कर रही है. सिमिलरली लेबोरेटरीज़ में दो सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए फ़िल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है. फ़िल्टर पेपर को सबसे पहले दो फोल्ड्स में, देखिए फर्स्ट फोल्ड किया फिर सेकेंड फोल्ड किया, दो फोल्ड्स बना के उसकी, और उसे कोन में फिट किया जाता है ताकि वो इजीली जो कोन होती है हमारे पास उसमें फिट हो जाए, और फिर उसके बाद सब्सटेंसेस को उसमें से पास कराया जाता है. हम फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं. अब देखिए जो फिल्ट्रेशन मेथड होता है वहाँ पे जो फ़िल्टर होता है उसके पोर्स, दैट मीन्स उसके जो छिद्र होते हैं फ़िल्टर के, उनका साइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. अब सीड्स को भी फ़िल्टर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं. जैसे दो टाइप्स के सीड्स होते हैं, जैसे गेहूं और बाजरा हो गया, दोनों के सीड्स हैं. गेहूं के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ अलग होता है, वो बड़े होते हैं. जो बाजरा है उसके पार्टिकल्स का साइज़ छोटा होता है. तो उनको भी सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं. अब उसके लिए जो हम फ़िल्टर का यूज़ करेंगे, जिस छलनी का यूज़ करेंगे, उस छलनी के जो पोर्स हैं, उस छलनी के जो छिद्र हैं उसका साइज़ बड़ा होगा. अब आप सोचिए, जो सीड्स को सेपरेट करने के लिए जिस फ़िल्टर का हमने यूज़ किया, जिस छलनी का यूज़ किया है, क्या उसे हम टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए, चाय पत्ती को चाय से अलग करने के लिए उस छलनी का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के पोर्स का साइज़ अलग अलग है. अब इसीलिए फिल्ट्रेशन मेथड में
जो पोर्स का साइज़ होता है, फिल्टर के पोर्स का साइज़ होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दैट मीन्स जिस भी छलनी का या जिस भी फिल्टर का हम यूज़ कर रहे हैं, उसके पोर्स, उसमें जो छेद हैं, छिद्र हैं, उनका साइज़ कितना बड़ा या कितना छोटा होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था फिल्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड इज़ इवेपोरेशन मेथड। इवेपोरेशन इज़ यूज टू सेपरेट ए सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जब हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है और उस सॉल्यूशन में हमारे पास कोई एक सॉलिड डिसोल्व होता है उस सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे हम इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखिए। वाटर और सोल्ट का जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास, उसमें सोल्ट कम्प्लीटली डिसोल्व हो जाता है, सोल्यूबल होता है वाटर में, और वो इतने अच्छे से मिक्स हो जाता है कि हम ना तो फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ना ही किसी और मेथड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो सॉलिड है जो उसमें घुल गया है वो इतने अच्छे से डिसोल्व हो गया है कि उसके पार्टिकल्स हमें नज़र ही नहीं आते हैं। तो उस टाइम हम किस मेथड का यूज़ करते हैं? इवेपोरेशन मेथड का। अब जैसे वाटर और सोल्ट का सॉल्यूशन होता है, तो उस सॉल्यूशन में से अगर हमें सोल्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे? कैसे उस सोल्ट को अलग कर सकते हैं? इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जो मिक्सचर हमारे पास है, जो सॉल्यूशन हमारे पास है, हम उसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो जो वाटर है हमारे पास वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, और सोल्ट जो था हमारे पास वो अलग हो जाएगा, वो हमारे पास बचा रह जाएगा। इसी मेथड को हम बोलते हैं इवेपोरेशन मेथड। इवेपोरेशन मेथड में सबसे ज़्यादा इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो सोल्ट, जब सी वाटर जो होता है वहाँ से सोल्ट को ऑब्टेन करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे सी वाटर में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नमक होता है, लेकिन उस नमक को सेपरेट कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे? इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल करके। जो शैलो पिट्स होती हैं हमारे पास, उनमें बड़ी बड़ी जो शैलो पिट्स होती हैं उनमें सी वाटर को एवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और वो जो वाटर होता है इवेपोरेट होता है, और उसके बाद पानी तो भाप बन के उड़ जाता है और हमारे पास बचा रह जाता है सोल्ट। अब फास्ट फैक्ट देखिए, यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो सस्पेंशन मिक्सचर होते हैं हमारे पास, उनमें सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल्स में इतने अच्छे से मिक्स रहते हैं कि वो हमें नज़र ही नहीं आते। यहाँ तक कि जैसे मडी वाटर में जो मड है वो हमें पता लगता है उसमें कि वो घुली हुई है, क्योंकि उससे वाटर का कलर चेंज हो जाता है। जबकि कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनमें हम बता ही नहीं सकते कि उसमें ये चीज़ मिक्स हो रखी है, दूसरा सब्सटेंस भी उसमें मिक्स है। जैसे दही जो होता है उसमें आपने देखा होगा कि लस्सी और घी मिक्स हुए रहते हैं, लेकिन हम बता सकते हैं, हम उस चीज़ के बारे में हम बता ही नहीं सकते। इसीलिए ऐसे मिक्सचर जो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो इतने अच्छे से छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होके उस लिक्विड में डिसोल्व रहते हैं कि उनको सेपरेट करना किसी और मेथड से मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे दूध मथने के लिए मिल्क चर्निंग की जो मशीन होती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं उस दही से लस्सी और घी को या मक्खन को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम सस्पेंशन जो मिक्सचर होते हैं उनको अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सेंट्रीफ्यूज मशीन का। जैसे मिल्क चर्निंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो मशीन घूमती है और जो भी मिक्सचर था हमारे पास उस मिक्सचर से दोनों सब्सटेंसेस को अलग कर देती। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। जब हमारे पास दो सब्सटेंस को हमें सेपरेट करना होता है तब तो हम एक सिंगल मेथड का इस्तेमाल करके उन सब्सटेंसेस को सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही मिक्सचर में कई सारे सब्सटेंसेस मिक्स हो रखे होते हैं, तो उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम एक सिंगल मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे वाटर में अगर सोल्ट और सैंड, मिट्टी और नमक, अगर दोनों चीज़ मिक्स हो रखी है तो हम उनको एक मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम ऐसे केसेस में एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे वाटर में सोल्ट और सैंड
अगर हमारे पास मिक्स हो रखी है तो हम क्या करेंगे, सोल्ट जो है वो तो नज़र नहीं आ रहा है, वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व हो रखा है, लेकिन जो सैंड है वो हमें नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करके या सेडिमेंटेशन एंड कैंटेशन मेथड का यूज़ करके सैंड को अलग करेंगे। उसके बाद इवेपोरेशन मेथड का यूज़ करेंगे वाटर एंड सोल्ट को अलग करने के लिए। तो ये थे यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। Now the last topic of this chapter is, can water dissolve any amount of a substance? क्या हम पानी में किसी भी सब्सटेंस की कितनी भी मात्रा को डिज़ोल्व कर सकते हैं, घोल सकते हैं। अब देखिए जैसे वाटर है, उसमें अगर हम शुगर को डिज़ोल्व करना चाहें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम वाटर में जितनी मर्जी चाहें उतनी शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जो सब्सटेंसेस दूसरे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सोलवेंट। जैसे वाटर दूसरे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, घोल लेता है। जैसे सोल्ट हो गया, शुगर हो गया, उसको अपने अंदर घोल लेता है। तो वाटर क्या हो गया यहाँ पे, सोलवेंट। जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व करते हैं, घोलते हैं, उसे बोलते हैं सोलवेंट। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो घोल लेता है अपने अंदर उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे वाटर ज़्यादा होता है और सोल्ट या शुगर कम होते हैं। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोलवेंट। जो दूसरे सब्सटेंसेस को अपने अंदर घोल लेता है उसे हम बोलते हैं सोलवेंट। अब जो नेक्स्ट होता है वो होता है सोल्यूट। अब सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो किसी सब्सटेंस में घुल जाता है। जैसे सोल्ट, शुगर, ये वाटर में घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, इनकी मात्रा कम होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। और जो दोनों सब्सटेंसेस को घोलने के बाद जो मिक्सचर हमें मिलता है उस मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो वाटर और सोल्ट का या वाटर और शुगर का जो भी मिक्सचर हमें मिला है उनको घोलने के बाद उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब देखिए किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी सॉल्वेंट में हम कितने भी अमाउंट में सोल्यूट घोल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप 1 गिलास वाटर लीजिए, उसमें शुगर घोलनी स्टार्ट कीजिए। आप 1 स्पून डालेंगे वो घुल जाएगी, दूसरी स्पून डालेंगे वो भी घुल जाएगी, तीसरी, चौथी, ऐसे 3rd, 4th, 5th, 6th, इस टाइप से आप उसमें जैसे जैसे उसकी सोल्यूट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में घुल रहा है या फिर बहुत देर में घुलना स्टार्ट हो रहा है। तो एक लिमिट तक ही कोई सोल्यूट किसी सब्सटेंस में घुल सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है। एक लिमिट के बाद उस सोल्यूट को हम उसमें उससे ज़्यादा नहीं घोल सकते। अब आप देखेंगे कि जब आपके पास जो सोल्यूट है वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया है तो आप जो सॉल्यूशन है हमारे पास उस सॉल्यूशन को आप गर्म करना स्टार्ट कीजिए, हीट करना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे हीट करने के बाद उसमें थोड़ा सा सोल्यूट जब आप और डालेंगे, सॉल्ट या शुगर जब आप वाटर में थोड़ी सी और डालेंगे तो वो भी उसमें डिसोल्व हो जाएगी, लेकिन हीट करने के बाद। और हीट करने के बाद भी आप देखेंगे कि एक लिमिट ऐसी आती है कि उसके बाद गर्म भी करेंगे आप मिक्सचर को तब भी और शुगर या सॉल्ट उसमें डिसोल्व नहीं हो रहा है। तो हम किसी भी किसी भी सॉल्वेंट में एक लिमिटेड अमाउंट का सॉल्यूट डिसोल्व कर सकते हैं। तो ऐसा मिक्सचर जहाँ पे उसमें और सॉल्यूट और शुगर या सॉल्ट जैसे सॉल्यूट उसमें घुलने बंद हो गए हैं, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन्स उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, अब उसके बाद उसमें और सॉल्यूट डिसोल्व नहीं होगा। अब नेक्स्ट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में उस मिक्सचर में सॉल्यूट को डिसोल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें जो सॉल्यूट था वो डिसोल्व होता जा रहा है। जैसे आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्पून डाली है शुगर की वाटर में तो वो इजीली डिसोल्व हो जाएगी। अब आप उसमें नेक्स्ट डालेंगे तो वो भी डिसोल्व हो जाएगी। तो जब तक उसमें सॉल्यूट डिसोल्व हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है आपके पास वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। दैट मीन्स उसमें और सॉल्यूट डिसोल्व हो सकता है। तो ये थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज सोल्यूबिलिटी।
अब सोल्युबिलिटी क्या होती है, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनकी कितनी मात्रा, वो किस मात्रा तक वाटर में डिसोल्व हो सकते हैं। जैसे 1 ग्लास वाटर में मान लीजिए शुगर की सिर्फ 3 स्पून्स हैं, वही घुल सकती हैं मैक्सिमम, लेकिन सोल्ट की मान लीजिए 5 स्पून्स है, वो घुल सकती हैं। तो दोनों की सोल्युबिलिटी अलग अलग हो गई। यहाँ पे देखिए शुगर की कम मात्रा डिसोल्व हो रही है, लेकिन सोल्ट जो है उसकी ज़्यादा मात्रा डिसोल्व हो रही है। तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी ज़्यादा किसकी हो गई, सोल्युबिलिटी ज़्यादा हो गई है सोल्ट की, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में डिसोल्व हो पा रहा है वाटर में। तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, किसी गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम मास, किसी गिवन टेम्परेचर पे 100 ग्राम सोलवेंट में या 100 ग्राम वाटर अगर हम ले रहे हैं, तो 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम कितना मास सोल्यूट का डिसोल्व हो सकता है। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम वाटर में सिर्फ 10 ग्राम ही शुगर डिसोल्व हो पाती है, तो वही क्या हो गई, उसकी सोल्यूबिलिटी हो गई। ऐसे ही हम 100 ग्राम वाटर में अगर सोल्ट का देखेंगे तो सोल्ट का भी मास देखेंगे कि उसमें 20 ग्राम मास सोल्ट का डिसोल्व हुआ है या सिर्फ 5 ग्राम मास ही डिसोल्व हुआ है, तो वो सोल्ट की सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। और शुगर का जब हम केस लेंगे तो शुगर की सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, 100 ग्राम सोलवेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का डिसोल्व हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे कि हमने सोलवेंट का, दैट मीन्स जो वाटर वगैरह हम ले रहे हैं उसका कितना मास लेना है हमें, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम मास में 100 ग्राम सोलवेंट में कितना सोल्यूट डिसोल्व हो सकता है, उसी को हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं। अब देखिए जनरली जो सॉलिड्स होते हैं वो तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या किसी भी सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो वो और ज़्यादा सोल्यूबल होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर 1 गिलास वाटर है हमारे पास, उसमें सिर्फ 2 चम्मच शुगर ही डिसोल्व हो पाती है मैक्सिमम, लेकिन अगर हम उसको हीट करें तो हो सकता है उसमें 1 चम्मच शुगर और डिसोल्व हो जाए। तो जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते, किसी सॉल्यूशन को हीट करते हैं, तो नॉर्मली जो सॉलिड्स होते हैं वो हीट करने के बाद वो और ज़्यादा डिसोल्व होने लगते हैं। लेकिन कुछ गैसेस भी होती हैं जो वाटर में डिसोल्व होती हैं। तो गैसेस जो हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। पहले मान लीजिए उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन या ज़्यादा गैस उसमें डिसोल्व हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम वाटर को हीट करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी। जैसे सॉलिड्स में मात्रा ज़्यादा हो रही थी, यहाँ पे उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो इसी वजह से कई बार जो पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे गर्मियों में जब उस पॉन्ड का वाटर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और इसीलिए वहाँ पे फिश की डेथ होने लग जाती है। तो ये था सोल्युबिलिटी। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। थैंक यू।